Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot and here in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ओनली आईएएस की इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर की मैगजीन को दैट इज उड़ान 500 प्लस एंड यहाँ पे अब तक हम लोग आपके टॉपिक नंबर फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट एंड टॉपिक नंबर 2 बैंकिंग के काफी टॉपिक कवर कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 2 का अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वॉलंटियरी ट्रांजिशन फ्रॉम एसएफबीज टू यूबीज। ध्यान से समझेंगे ये क्या टॉपिक है, ये क्यों न्यूज में है और इकोनॉमिक्स में मैंने बताया है कि जो करंट अफेयर बट उसके पीछे का जो होता है वो हमारे लिए देखना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, एसएफबीज होते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड यूबीज क्या होते हैं, यूनिवर्सल बैंक। अब हमें तो बेसिक इतना पता है कि बैंक इंस्टीट्यूशन है जहां पे हम पैसा जब मतलब अगर किसी को नहीं पता, जिसको पता है वेल एंड गुड। बैंक्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जब आप स्टैटिक पढ़ते हो, व्हेन यू स्टडी स्टैटिक मनी बैंकिंग वाला पार्ट आप इको का पढ़ते हो, तो बैंकिंग में टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ने होते हैं जहां पे हम बहुत सारी चीजें, बैंक क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड अलग अलग बहुत सारी क्या है, ये सब आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय बैंक, बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, उनकी क्या डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग फंक्शंस रहेंगे, उस बेसिस पे यहाँ हमारे पास दो और बैंक्स के भी नाम लिखे हुए हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक। ये अभी हम देखेंगे होते क्या है, लेकिन ये न्यूज में क्यों है कि आरबीआई ने इशू करी है गाइडलाइन फ्रॉम द वॉलंटियर फॉर द वॉलंटियरी ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंक में। ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस होंगी जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो पहले तो ये दोनों बैंक होते क्या है ये भी तो अभी हमें देखने हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमिटी, ये नचिकेत मोर कमिटी की बेसिस पे, इसकी रिकमेंडेशन जो थी उसके बेसिस पे बैंक ने कहा है कि बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन बिकम यूनिवर्सल बैंक कुछ सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करके। अब नचिकेत मोर कमिटी के बारे में यूपीएससी में या कोई स्टेट पीसीआर से आप एग्जाम देते हो की गई थी 20 उस समय के जो थे रघुराम राजन के द्वारा, राइट। रघुराम राजन ने इस कमेटी को फॉर्म किया था इन द ईयर 2013। अब इसकी रिकमेंडेशन बहुत सारी थी, सारी रिकमेंडेशन हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये कमेटी जो कमेटी इसने करा क्या था, इस कमेटी ने अलग अलग तरीके बताए थे फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। किस तरीके से आज की डेट में देखो बहुत सारी डिजिटल चीजें आ गई हैं, अलग अलग आप जनधन योजना के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हो, स्कीम्स ला रहे हो, डिजिटलाइजेशन आ गया है, इससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट कर रहे हैं ना। लेकिन ये 2013 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने बात की थी कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंडर द फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो ला सकते हैं, जिसके थ्रू उन तक क्रेडिट पहुंचे, वो लोग अपने बैंक में अकाउंट ओपन करें, बैंक में उनका फंड इन्वेस्टमेंट पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्रेडिट पहुंच पाए। क्योंकि जो क्रेडिट सिर्फ रिच एंड वेल्दी लोगों तक पहुंच रहा है, जिन तक रीच है, वो थोड़ा सा हमें उस एरिया को एक्सपेंड करना है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। अब इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ना पेमेंट बैंक फॉर्म किए गए थे। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी स्टैब्लिश किया गया था। किसकी रिकमेंडेशन पे, नचिकेत मोर कमेटी। स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी हम देखेंगे, शॉर्ट में हम पेमेंट बैंक के बारे में जान लें। पेमेंट बैंक भी लाइक ऑल अदर बैंक्स होते हैं बाकी बैंक की तरह, लेकिन ये स्मॉलर स्केल पे ऑपरेट करते हैं, राइट। बड़े लेवल पे ऑपरेट नहीं करते, स्मॉलर स्केल पे ऑपरेट करते हैं। और इनकी जो मिनिमम, कहीं पे आप आई होप ये चीजें लिख के चल रहे हैं, इनकी जो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल होती है ना, वो होती है ₹100 करोड़। किसकी बात कर रही हूं मैं, पेमेंट बैंक की। पेमेंट बैंक किसके अंडर आए थे, नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर उनको स्टैब्लिश किया गया था। फिर आते हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। नाम में स्मॉल है, राइट, स्मॉल है तो स्मॉल मतलब यहाँ पे आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, छोटा लेवल इन द सेंस कम अमाउंट की फंडिंग वगैरह की आप यहाँ पे बात करोगे। तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करा आरबीआई ने, और ये क्या बात करता है, कोई भी बैंक है वो प्रमोट करने की बात करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। आपको पता है आया भी तो नचिकेत मोर कमेटी के अंडर है, जिसका मेन काम ही था। और ये क्या करेगा, ये फाइनेंशियल लोन जो सर्विसेज ऐसे लोगों को देगा जो लो इनकम इंडिविजुअल है या फिर जो अनडिजर्व कम्युनिटी से आते हैं। जैसे आज की डेट में आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की भी बात करते हो ना, तो उसमें आप रिन्यूएबल एनर्जी, वुमेन्स और बैकवर्ड कास्ट क्लास, इनको लोन देने की बात करते हो। तो इसी तरीके से ये भी लो इनकम ग्रुप और अनडिजर्व कैटेगरी जो है, अनडिजर्व एरिया है, वहां पे लोन देने की ये बात करेगा, जिसमें फार्मर, माइक्रो बिजनेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ये सब आएंगे। इस पर्पज से स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको प्रपोज किया था, अभी हमने बताया, नचिकेत मोर कमेटी ने। इसको एज अ पब्लिक कंपनी, इसको हमने क्या करा, इसको रजिस्टर करा गया एज अ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और इसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट टू एस्टैब्लिश स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो आपको चाहिए
राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या आपको पता चल गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, मेन यही ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं जो यहाँ नहीं लिखी है, तो सबसे पहली बात तो कि कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर कोई प्रोफेशनल या आप लोग मिलके एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 years of experience, note it down somewhere, 10 year of experience in the banking and finance sector। सीनियर लेवल पे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब एक रेजिडेंस या प्रोफेशनल या दोनों आपस में मिलके एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हैं। या फिर आप कोई कंपनी हो या सोसाइटीज हो, कोई कंपनी हो या सोसाइटी हो, जैसे कि एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो आप भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हो, लेकिन आपको सक्सेसफुल 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, एटलीस्ट सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। नहीं कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी या लॉस मेकिंग सोसाइटी चला रहे हो फाइनेंस से रिलेटेड और फिर कहो हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना है। नहीं, आप हमें अपना पुराना 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाओ, अगर एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है देन यू कैन फॉर्म द स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है, राइट। तो हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जाना। यहाँ पे बताया गया आपको कुछ एक्ट के नाम कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो लाइसेंस मिलता है या कुछ एक्ट जो इसे गवर्न करते हैं, कुछ एक्ट जिसमें इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, वो कौन कौन से हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, अब इसके क्या क्या प्रोविजंस बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की, किस किस चीज के रिगार्डिंग, वो हमें नहीं देखना है, बस कुछ एक्ट के नाम है जो आप देख लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड रेगुलेशन एक्ट, देन वी हैव डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट एंड अदर रिलेवेंट कुछ रेगुलेटर्स जो आरबीआई के हैं। इनके अंडर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो क्या किया जाता है, वो इंक्लूड किया जाता है। फिर बात आती है यूनिवर्सल बैंक की। देखिए, जब हम किसी को यूनिवर्सल बैंक बोल रहे हैं ना, तो यूनिवर्सल बैंक क्या है, यूनिवर्सल बैंक 3 मेन बैंकिंग सर्विसेज एक ही रूफ के अंडर दे रहा है। मतलब जब कोई बैंक आपको डाइवर्सिफाइड सर्विसेज दे रहा है, किस किस के रिगार्डिंग, होलसेल बैंकिंग के रिगार्डिंग, अभी हम देख लेते हैं इनमें ये सर्विसेज देंगे भी क्या क्या। होलसेल बैंकिंग के रिगार्डिंग, रिटेल बैंकिंग के रिगार्डिंग, रिटेल सर्विसेज भी दे रहे हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी दे रहे हैं। अब नाम में समझ में आ रहा है, रिटेल मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ फंडिंग की बात की जा रही है, राइट। तो ये जो होते हैं यूनिवर्सल बैंक की मेजरली देखिए 3 टाइप के होते हैं, लिखा भी हुआ है ये, इन्वेस्टमेंट, होलसेल एंड रिटेल। रिटेल में आपको कुछ पर्सनल लोन दे दिए। रिटेल क्या होता है, जब हम स्मॉल लेवल पे डील कर रहे हैं, कम अमाउंट की डीलिंग कर रहे हैं, तो इसमें पर्सनल लोन, होम लोन, सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया आपका, क्रेडिट डेबिट कार्ड फैसिलिटी दे दी, एवरीडे बैंकिंग की जो नीड्स होती है एक इंडिविजुअल की, जब आप वो फुलफिल करते हो तो आप मतलब रिटेल बैंकिंग कर रहे हो, रिटेल सर्विसेज दे रहे हो। होलसेल जब भी आता है तो लार्ज या बल्क की बात होती है। होलसेल जब भी हम यूज करते हैं तो बात लार्ज या बल्क की होती है। तो जब आप लार्ज स्केल में उधार दे रहे हो या बोरोइंग हो रही है, कॉर्पोरेट लेवल पे सर्विसेज दे रहे हो गवर्नमेंट को, एमएनसीज को, तो यहाँ पे बड़े लेवल पे काम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जब आप किसी को इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइजरी दे रहे हो, कहाँ पे आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको मार्केट में पैसा रेज करना है, आपको कैपिटल रेज करनी है अपने किसी काम के लिए, तो वो कैपिटल रेज आप किस तरीके से कर सकते हो, सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग किस तरीके से हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग जब एडवाइजरी और यहाँ पे सपोर्ट दिया जा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। तो जब कोई बैंक इन तीनों डिपार्टमेंट में मतलब ये तीनों तरीके की सर्विस आपको दे रहा है, तब हम उसे कहते हैं यूनिवर्सल बैंक। देखिए, हर बैंक सारी सर्विसेज नहीं देता। कुछ बैंक लोन एक्सेप्ट लोन देना एंड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और बेसिक कुछ 2-4 एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे देते हैं, लेकिन कुछ बैंक की सारी सर्विसेज हमें देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। तो ये एज अ यूनिवर्सल बैंक काम करते हैं क्योंकि ये वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं। फायदा क्या है कि देखो डाइवर्सिफाई हो रहा है, इनके पास भी तो कस्टमर बेस बढ़ेगा ना, जब ये अलग अलग सर्विसेज एक ही रूप में दे रहे हैं, एक तरीके से एक अम्ब्रेला बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका भी कस्टमर जो बेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यूनिवर्सल बैंक मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं, रिटेल, इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल बैंकिंग से रिलेटेड एक ही रूफ के अंदर। अब जब एक साथ एक ही सर्विसेज एक ही बैंक दे रहा है, एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, डिटेल हमारी उसके पास है, अकाउंट हमारा वहां पे है, तो चीजें थोड़ी सी यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट हो जाती है, पैसा जो हो जाता है और टाइम है वो बच जाता है। डन। अब ये तो समझ में आ गया, पेमेंट बैंक क्या, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या, यूनिवर्सल बैंक क्या, नचिकेत मोर कमिटी क्या। अब यहाँ पे बात की थी ट्रांजिशन की ना, कि आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले बताया गया कि ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, जिसको मर्ज कर दिया है फिनकेयर एसएफबी के साथ मर्ज हो रहा है, ये सिर्फ एक अकेला स्मॉल फाइनेंस बैंक था जो आरबीआई का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है यूनिवर्सल बैंक का। अब यूनिवर्सल बैंक का क्राइटेरिया क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि वो
होलसेल, रिटेल, इन्वेस्टमेंट, अलग अलग तरीके की डाइवर्सिफाइड सर्विस दे रहा है। तो ये फुलफिल कर रहा है, वो फुलफिल कर रहा था ओनली वो क्राइटेरिया। इससे पहले हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 हुआ करते थे, बट अब मर्जर के बाद वो कितने हो जाएंगे? 11। इससे पहले जब वो कह रहा है कि अब रिड्यूस हो जाएगा नंबर 12, सॉरी 11 पे, तो पहले 12 होते होंगे, ताकि तभी तो मर्जर के बाद वो 11 हो जाएंगे अब यहाँ पे, राइट? आप चाहो तो नेम्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक सर्च करके एक बार देख सकते हो, बट नेम तो हमसे पूछेगा नहीं ना, वी आर नॉट लुकिंग फॉर द नेम्स। अब यहाँ पे क्या आगे बताया गया फर्दर, ये देखिए, यूनिवर्सल बैंक क्यों ट्रांसफॉर्म करने का फायदा क्या है? वाई एसएफबी से आप यूनिवर्सल बैंक में ट्रांसफर हो गए? तो बताया तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो सर्विसेज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अब यूनिवर्सल बैंक करके आप, यूनिवर्सल बैंक बनके आप डाइवर्सिफाइड सर्विस दे सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास भी सर्विसेज और कस्टमर बेस बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आपका भी तो बेनिफिट होगा। तो आपका क्या होगा? कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, इससे आपको ये फायदा है, राइट? अर्बन एरियाज तक भी आप पहुंच पाओगे, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक को तो बोला था कि आप थोड़े ऐसे रूरल एरिया जहां पे बैंक नहीं है, अनबैंक्ड एरिया है और अनडिजर्व लोगों को लोन देने की बात करो, लेकिन अब यहाँ पे आप अपना ऑपरेशंस भी बढ़ा सकते हो इवन इन द अर्बन एरिया। अब इसमें क्या है, यूनिवर्सल बैंक बनके आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हो। आपकी जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो आपको रखनी है वो 15 से 11.5 रह सकती है। प्रायोरिटी सेक्टर के बियॉन्ड भी आप लोन दे सकते हो, मतलब ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अब आपको अगर ट्रांजिशन चाहिए, आपको शिफ्ट करना है एसएफबी से यूबीज में, आपको शिफ्ट करना है, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? पहली बात, 5 साल की आपकी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। ऐसा ना हो 5 साल से लगातार तो आप लॉस में जा रहे हो, कुछ रिजल्ट आपका आ नहीं रहा, ट्रांसफर की बात करोगे, नो, एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। आपके शेयर लिस्टेड होने चाहिए अंडर द अथॉरिटीज। नेटवर्थ आपकी 1000 करोड़ होनी चाहिए, राइट? नेटवर्थ 1000 करोड़ होनी चाहिए। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो पिछली क्लास में बताया था, मैं रिपीट नहीं करूंगी अब ये क्या होता है, राइट? मैंने आपको टायर 1 टायर 2 कैपिटल भी बताया था यहाँ पे, ये आई होप सबको क्लियर है। एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे दैट ये टर्म आपको क्लियर है। वो आपको 15% मेंटेन करनी है। प्रॉफिटेबिलिटी लगातार पिछले 2 साल आपको दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 2025 में प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे इसको एसएफबी को यूबी में कन्वर्ट करना है, तो पिछला साल गया आपका 2024 और उससे पिछला 2023, मतलब वही 23 टू 24 एंड 22 टू 23 वाले में आपको प्रॉफिटेबिलिटी शो करनी है। अगर इन दोनों में से एक ईयर भी लॉस हुआ तो आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो। लगातार 2 साल का मुझे प्रॉफिटेबल आपका जो बैंक है वो चाहिए, प्लस आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कम होनी चाहिए। और कोई नए प्रमोटर, जब आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हो ना कि अभी हमें शिफ्ट करना है, तो कोई नया प्रमोटर या पुराने प्रमोटर को आप चेंज नहीं करोगे और नया प्रमोटर ऐड नहीं करोगे। प्रमोटर वो लोग होते हैं, जब कंपनी आप स्टैब्लिश कर रहे होते हो ना कोई भी, तो इनिशियली कंपनी को स्टैब्लिश करने का प्रोसेस होता है, जिसमें आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कमेंसमेंट लेते हो, तो उसमें वहां पे प्रमोटर्स, ये सब काम करने में प्रमोटर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पर्सन ये काम कर रहे हैं ना, उन्हें हम कंपनी के प्रमोटर्स बोल देते हैं। तो ये प्रमोटर्स क्या है, कोई नए प्रमोटर्स जो है वो आप नहीं इस ट्रांजिशन के समय रखोगे, पहले से जो है वही हम उन्हीं के बेसिस पे इस चीज को आगे कंटिन्यूटी में रखेंगे। क्लियर? तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा? इस टॉपिक में हमने आपका देखा कि ये ट्रांजिशन, किस ट्रांजिशन की बात हो रही है? ट्रांजिशन की बात हो रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूबीज में ट्रांसफर करने की। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका ट्रांजिशन का फायदा क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे आए थे? नचिकेत मोर कमिटी। और ये कमिटी एक्चुअली में क्या बात करती थी? इसके अंडर पेमेंट बैंक भी लाए गए, वो पेमेंट बैंक क्या थे, ये सारी चीजें हमने देख ली। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैं लिमिटेड रख रही हूँ इसी टॉपिक तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द फर्दर टॉपिक लाइक दैट बैंक, हम अगली वीडियो में बात करेंगे। देखिए, कम टॉपिक करा रही हूँ तो वीडियो छोटी है, ताकि आप जल्दी खत्म कर लो और अगला टॉपिक कर सके। और मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी मैं आपको ज्यादा वीडियो, ज्यादा कंटेंट दे दूं, ताकि आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर ले। शुरुआत की कुछ वीडियोस में वॉइस इशू है, राइट? बीच बीच में यहाँ क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द ऐप, कि कई बार ओबीएस पे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कई बार बीच बीच में क्योंकि मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराने से पहले मैं खुद एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके पहले सुनती हूँ 1-2 मिनट की, फिर मुझे लगता है 2 मिनट तक वीडियो इज ओके, तो मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। बट पता नहीं बाद में क्या बीच में एक आधा वॉइस फ्लक्चुएशन का इशू आ जाता है। आई डोंट नो द इशू, मुझे एक्जैक्टली चीज नहीं समझ में आ रही, और अभी हम उतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल लोग हायर करके इस चीज को समझ पाऊँ कि क्या चीज है। तो अगर कोई स्टूडेंट इस चीज के बारे में अवेयरनेस है किसी को, तो प्लीज डू लेट मी नो कि ये क्या इशू हो सकता है। अगर आपको इस तरीके की टेक्निकल नॉलेज है, प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए कमेंट में। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की हेल्प से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाऊँ। बस अभी फॉर नाउ वी आर नॉट दैट बिग प्लेटफॉर्म कि मैं नए नए टेक्निकल लोग हायर करके उनसे टेक्निकल चीजें ऑपरेट करा सकूं। बिल्कुल घर से छोटी सी जगह से बैठ के यहाँ पे मैं ये वीडियोस बनाने का काम यहाँ पे आप लोगों के साथ कर रही हूँ। तो होप इट वर्क, फिंगर क्रॉस करके मैं वीडियो बनाती हूँ कि चीजें खराब ना हो, बट स्टिल बाद में जब इशू आता है तो बड़ा लाइक
प्रॉब्लम लगता है और आपको भी पता है एक वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, एक थोड़ा सा पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, बैठना प्रॉपर पड़ता है, वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और उसके बाद जब इस तरीके के इशू आते हैं देन बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है वो चीज। तो आई होप चीजें वर्क करे प्रॉपर और हम लोग इस चीज को अच्छे से आगे ले जा सके और जल्दी से जल्दी चीजों को कंप्लीट कर पाए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ फर्दर टॉपिक।